नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में चल क्या रहा है? बड़ी उत्सुकता है पूरे देश में। बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति दरअसल ये उत्सुकताओं से भरी होती है। कौन कब किसके साथ है? एक पेड़ की दो शाखाएं, चाहे बिहार या महाराष्ट्र में। कौन कब अलग हो जाए, कौन कब साथ हो जाए, पर्दे के पीछे से कोई साथ कराने में लग जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या इतनी छोटी सी बात पर तेजस्वी यादव इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है? जो बात लालू यादव समझ रहे हैं, जो बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, जो बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, क्या तेजस्वी यादव उस महत्व को नहीं समझ पा रहे? क्या सियासत की यही मजबूरी है जिसका फायदा उठाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है? नीतीश कुमार स्वाभाविक है कि जब तक वो सत्ता उनके हाथ में रहेगी, वो रखने की कोशिश करेंगे, एब्सोल्यूट कंट्रोल की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये कि तेजस्वी यादव ये कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा रिस्क है जिधर बढ़ रहे हैं। और बिहार की राजनीति में आगे क्या होना है, मनोहर लाल खट्टर भी आ रहे हैं और अमित शाह का दौरा भी टल रहा है। तो चलते हैं सीधे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास और उनसे समझेंगे कि क्या है वो कैलकुलेटेड रिस्क। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीच में एक दो दिन हमारी आपकी दर्शकों के साथ साझा मुलाकात नहीं हुई। दर्शक अक्सर कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं, कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि बिना नाराज हुए ऋषि जी का इंटरनेट नाराज हो जाता है। खैर, डिजिटल इंडिया में इंटरनेट का नाराज होना सरकार के दावों पर सवाल है। लेकिन ऋषि जी, सवाल तो तेजस्वी यादव के दावे और तेजस्वी यादव की कथित राजनीतिक जिद का भी है। और माना जा रहा है कि लालू यादव इतना बड़ा रिस्क स्वाभाविक है कि बिना सोचे समझे नहीं लिए। चुनावी साल में ये बोल दिए कि नीतीश कुमार आ जाए तो स्वागत करने के लिए तैयार है, दरवाजा खुला हुआ है। अब इस बयान के मायने आप समझ रहे हैं कि पूरे बिहार में मैसेज फैल रहा है कि नीतीश कुमार नहीं आए तो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में बाजी नहीं मार सकता। ये एक ओपन सीक्रेट की तरफ फैल गया है पूरे बिहार में। लेकिन जो जानकारी अंदर खाने से आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी आप तक भी पहुंची है, हम तक भी पहुंची है और तमाम पत्रकारों तक पहुंच रही है। जो लोग बिहार की राजनीति के अंतःपुर तक कनेक्ट रखते हैं उन तक पहुंच रही है। दरअसल 2024-2022 में जो बिहार में खेला हुआ था, उस खेला में तेजस्वी यादव की एक बड़ी चाहत थी होम मिनिस्ट्री। बिल्कुल उसी तर्ज पर गठबंधन जो शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच 15 साल तक महाराष्ट्र में रहा, 99 से 2014 तक, आपको याद होगा। उप मुख्यमंत्री एनसीपी का होता था, साथ में गृह मंत्रालय भी होता था। तेजस्वी यादव वही चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार और लालू यादव की जो कथित इच्छा की बात है, वो ये है कि भाई गृह मंत्रालय मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगली विधानसभा के कार्यकाल में, यानी नवंबर 25 से नवंबर 30 वाली विधानसभा के कार्यकाल में देशव्यापी परिसीमन होना है। और परिसीमन में राज्य में जिसकी सरकार होती है, जिसके हाथ में ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, अपने हिसाब से परिसीमन कराते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय के लिए परिसीमन के समय बिहार में भाजपा की सरकार बन जाए रिस्क उठा लेंगे? क्या बतासा खाने के लिए वो काजू बर्फी और रसगुल्ला छोड़ देंगे, अगर देहाती भाषा में कहें तो? क्या लगता है आपको? क्योंकि जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की भाषा आप जानते हैं, वो कब क्या बोले। नीतीश जी की बात और आगे छोड़िए, उनकी जो बात है, अरे वो सब कुछ किया है जी, महिलाएं ऐसे चमकती थी जी, यही कुछ बोले हैं ना मुजफ्फरपुर में। आज ही बोले हैं आप ही के गृह शहर में। तो वो तो तब तक बोलते रहेंगे जब तक डील फाइनल नहीं होगा। पिछले ही साल की बात है, पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या आप भाजपा के साथ जा रहे हैं? पाला बदल होने के ठीक 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा है ये सब फालतू बात है। आज कह रहे हैं वो सब कुछ किया है जी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर बोले हैं कहीं नहीं जाएंगे।
क्या लगता है तेजस्वी यादव परिसीमन और परिसीमन के सहारे जो खेल होता है उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और गृह मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं? ऋषि जी बताइए। सबसे बड़ा जो डेडलॉक मैं समझता हूं अभिषेक जी जो है मंत्रालय को लेकर है। पिता तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भागीदारी हो, और लालू यादव ये जानते हैं कि ना से तो हाँ होगा, आप विपक्ष में कब तक रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है कोई छोटा मोटा पद होता नहीं। लेकिन जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि न्यूज लॉन्चर पे पूरे यदि आप मीडिया वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले ये न्यूज लॉन्चर ब्रेक कर रही है कि गृह विभाग को लेकर तेजस्वी यादव इस प्रकार से अड़े हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट कुछ हद तक जेडीयू और राजद के बीच बन रही थी वो मुझे लगता है कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। और वो इसी का परिणाम है कि आज मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। आपने देखा कि विगत कुछ पीरियड में नीतीश कुमार बिल्कुल चुप थे। क्यों चुप थे? आज मुजफ्फरपुर में उन्होंने क्यों बयान दिया? कहीं ना कहीं जो बातचीत, पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। और इस ब्रेक के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस एनसीपी का जो फॉर्मूला रहा है बिलासराव देशमुख के समय में, अशोक चौहान के समय में, वही फॉर्मूला बिहार में चाहते हैं कि कांग्रेस का यदि सीएम है तो एनसीपी को कम से कम गृह विभाग कांग्रेस ने दी थी। वही स्थिति बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच हो। आप सीएम बनेंगे तो कम से कम गृह विभाग तो हमें दें। लेकिन आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि यदि इस गृह विभाग को लेकर यदि तेजस्वी यादव इस प्रकार से रिजिड हैं तो जो परिसीमन होने जा रहा है उसमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा ये तेजस्वी यादव नहीं समझते हैं, ये लालू यादव समझते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो गठबंधन सत्तासीन उस समय रहेगा उसका परिसीमन में जो विधानसभा का जो बाउंड्री निर्धारित होते हैं, कहां कौन सा सामाजिक ब्लॉक को जोड़ दिया जाता है, कहां कौन सा सामाजिक ब्लॉक को कट कर दिया जाता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का जो ये निर्णय है, यदि गृह विभाग को लेकर यदि वो इस प्रकार से अड़े हुए हैं, जो गतिरोध, जो डेवलपमेंट हो रहा था वो अब गतिरोध में चेंज हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये राजद के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। यदि परिसीमन में बीजेपी जेडीयू मिलकर यदि खेल कर देती है तो राजद क्या करेगी? राजद क्या करेगी? ऋषि जी, इसी मुद्दे पर हम आपको एक याद दिलाना चाहते हैं। 2006-7 में परिसीमन की एक्सरसाइज बहुत तेजी से चली थी और 2008 में परिसीमन का ड्राफ्ट सामने आ गया था पूरे देश के। 6-7 में बिहार में भाजपा की स्थिति ये थी कि ऊपर से अटल आडवाणी की भाजपा थी और एक तरह से नीतीश कुमार को फ्री हैंड दिया गया था कि बिहार में लालू राज के फुटप्रिंट्स को खत्म करना है। तो जैसे नीतीश कुमार चाह रहे थे, बीजेपी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। आप जानते ही हैं कि पहले 2013 के पहले बिहार में भाजपा कैसे नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत होती थी, आज की तरह नहीं थी। तो नीतीश कुमार अपनी मर्जी चला ले गए क्योंकि भाजपा केंद्र में विपक्ष में थी, कोई होप नहीं थी, कम से कम एक राज्य में कुछ तो था, जूनियर पार्टनर ही तो थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, आप जानते हैं, और केंद्र में सत्तारूढ़ है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दे चुनाव के बाद तो परिसीमन के टाइम नीतीश कुमार की चलने देगी, ये बात तो आप भी जानते हैं कि नाम मात्र की नीतीश कुमार की चलेगी, भाजपा अपनी मनमर्जी चलाएगी क्योंकि उसे अगले 20-25 साल की राजनीति करनी है, क्योंकि एक परिसीमन की बिल्कुल सीटों की दावेदारी 20-25 साल तक तो होती ही है। 2077 में जो पहला चुनाव परिसीमन से हुआ उसी से 2004 का भी 27 साल बाद का भी चुनाव हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि 20, 25, 27 साल तो होता ही है एक परिसीमन आयोग के परिसीमन की सिफारिशों का असर। और यही 25-27 साल जो है वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर का पीक होगा। 2030 से लेके 2050-55 के बीच का जो कार्यकाल होगा, जो वक्त होगा,
वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर का पीक होगा। जो उस पे हासिल करना चाहते हैं, जो गंवाना चाहते हैं, वो उसी में करेंगे। हर आदमी के करियर की एक पीक होती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। अब सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, इन सारी चीजों के मोह में क्या तेजस्वी यादव, जिसे मैंने कहा कि बतासा के चक्कर में तेजस्वी यादव रसगुल्ला गंवा देंगे? क्या गृह काजू कतली मंत्रालय इतना कहिए। बड़ा मुद्दा है? काजू कतली कहीं हाँ वो गंवा देंगे? यही सवाल मैं आपसे जानना अबे चाहता हूं कि क्या तेजस्वी यादव को 5 साल तक नीतीश कुमार के अंडर में एक आज्ञाकारी डिप्टी सीएम की तरह एक पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योरशिप जो सॉरी इंटर्नशिप जो करते हैं लोग एमबीबीएस करने के बाद, वो इंटर्नशिप वाले व्यक्ति की तरह तेज नीतीश कुमार के अंडर में काम करना चाहिए? और मनोनुकूल स्वाभाविक है, नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल होगा, जेडीयू में कोई फ्यूचर है नहीं, उसके बाद लड़ाई राजद बनाम भाजपा ही होनी है बिहार में, ये तो तय है। देखिए तो क्या वहां देखिए बिल्कुल परिसीमन के लिए नीतीश तेजस्वी यादव इंतजार करना चाहेंगे, या गृह मंत्रालय के लॉलीपॉप के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा लेंगे कि बिहार में भाजपा घुस जाए? ये मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। देखिए परसिमन का एक बड़ा खेल होगा आगामी करीब 2 दशकों की जो राजनीति बिहार में जो निर्धारित होगी, उसमें परसिमन का बड़ा खेल होगा। और परसिमन में उसी का चलेगा जो गठबंधन, जो पार्टी सत्तारूढ़ रहेगी। तो तेजस्वी यादव ये मैं बिल्कुल ये मैं अपरिपक्व, यदि इस गृह विभाग को लेकर यदि कहीं डेडलॉक है जेडीयू बीजेपी के बीच में, जेडीयू आरजेडी के बीच में, तो इस डेडलॉक को खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि विगत 20-25 सालों में वो परसिमन निर्धारित हो जाएगी तो विगत 20-25 सालों के लिए होगी। फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? कई ऐसे विधानसभा है जहां एमओआई समीकरण ऐड हो जाता है, वो राजद वैसे ही वहां कंफर्ट पोजीशन में रहती है यदि सेंध न लगे तो। और वहां पे यदि एमओआई में अति पिछड़ा समाज के किसी ब्लॉक को जोड़ दिया जाए, कुशवाहा समाज के ही ब्लॉक को जोड़ दिया जाए, या दलित पंचायतों को जोड़कर या सुरक्षित कर दलित दिया जाए, पंचायतों को जोड़ दिया जाए, सुरक्षित जोड़ दिया, तो सुरक्षित। ये उसमें यदि 15-20 सीटों का भी यदि खेल करने में बीजेपी सक्सेस होती है, तो ये 15-20 सीटों का ही तो मामला फासला रहता है, 10-15 सीटों का तो फासला रहता है। तो इस बात को समझना चाहिए तेजस्वी यादव को। और लालू यादव इसको लेकर तैयार हैं, वो गृह विभाग को लेकर भी नहीं हरे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा, न्यूज लॉन्चर ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि पिता पुत्र में पॉलिटिकल थिंकिंग जिस प्रकार का है, पिता और पुत्र का दोनों में डिफरेंसेस है। वो कुछ और सोचते हैं, पिता कुछ और सोचते हैं। इस स्वाभाविक तो है, हमारे आपके घर में भी होता है, हम आप भी यही काम होता करते है, हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पार्टी के सर्वाइवल की बात है। आप कितने दिनों तक विपक्ष में रहेंगे? 2005 से यदि जूनियर पार्टनर, कुछ दिनों के लिए जूनियर पार्टनर रहे जेडीयू के, उसको उस पीरियड को हटा दीजिए तो 2005 से लगातार आप विपक्ष में रहे। तो विपक्ष में रह के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं जी। और लगता है न्यूज लॉन्चर को तेजस्वी यादव भी देखते हैं। हम लोगों ने कहा था कि कार्यकर्ताओं से मिलिए, अब संवाद यात्रा पे निकले हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हैं। न्यूज लॉन्चर का इतना असर है कि न्यूज लॉन्चर पे पत्रकारों ने कुछ कहा, उसको फॉलो करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव यदि गृह विभाग को लेकर यदि ये गतिरोध है जेडीयू आरजेडी के बीच में, तो मुझे लगता है कि ये अनमेच्योर डिसीजन है। क्योंकि परसिमन का जो खेल होगा अभिषेक जी, उसका बड़ा रोल होगा आगामी 2 दशकों के, बिहार के 2 दशकों को राजनीति को प्रभावित करेगा ये परसिमन का खेल। तो इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बचना चाहिए। जी, एक चीज और इसमें सामने आ रही है ऋषि जी, ये थोड़ा समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करें तो तेजस्वी यादव की मंडली को छोड़ दे, बाकी सबको ये दिखाई दे रहा है कि बिहार की राजनीति में, जो अमित शाह ने 2018 में एक टीवी कार्यक्रम में कही थी बात, कि 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 3 में से 2 जिधर एक तरफ होती है, नतीजा उधर एक तरफा होता है। और हम इसको आज की तारीख में बहुत और ज्यादा क्लैरिटी के साथ कहें तो सत्ता की वजह से नीतीश कुमार के साथ जो 15-16% वोट है, वो जिस
जिसके साथ जुड़ जाता है भाजपा या राजद, जिसके साथ जुड़ जाता है उधर विनिंग कॉम्बिनेशन बना के फिर वहां 2/3 नहीं बल्कि 3/4 बहुमत की स्थिति में ला देता है। पिछली बार चिराग मॉडल नहीं होता तो 2/3 से ऊपर या 3/4 तक बहुमत मिलता बिहार में एनडीए को। अब स्थिति ये है कि गृह मंत्रालय में मिलेगा क्या? गृह मंत्रालय मान लीजिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दे दिया कि डीएमएसपी के ट्रांसफर का अधिकार दे दिया, लेकिन फाइल तो सिग्नेचर होने मुख्यमंत्री के यहाँ ही जाएगी, मंत्रालय रेकमेंड करके भेजेगा। यहाँ सीईओ का ट्रांसफर जो होता है अंचलाधिकारी का, खुद मुख्यमंत्री उसको फाइल रोक रोक लगा देते दिए, हैं, पता है आपको? रोक दे। तो तेजस्वी यादव को क्या मिलेगा इसमें? हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक फ्यूचर को गृह मंत्रालय के लिए दांव पर लगाने की, यदि ये खबर सही है तो क्यों तैयार है? राजभवन में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने बड़े आत्मीयता से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहीं ना कहीं इशारा यही मुझे लग रहा है, जब ये खबर मैंने सुनी कल, ये इशारा यही लग रहा है कि कंधे पर जो हाथ रखा इशारा यही था कि मान जाओ बाबू, इस सब चीज पर ध्यान मत दो, करियर तुम्हारा हाँ है, सही हमारा नहीं है। कह। इसी अंदाज में आप देखिए, उस बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश कीजिए। नंदकिशोर यादव खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं और कंधे पर हाथ कुछ देर तक नीतीश कुमार रखे हुए हैं। अगर वीडियो फुटेज आपने देखी हो तब आंखों की भाषा को समझिए। अरे क्या लगता है आपको? भाई, भाई समान मित्र का बेटा है भाई। नीतीश हम्म कुमार जी कहते हैं ना विधानसभा हम्म में, अरे तुम मेरे भाई समान मित्र के बेटे हो। ये हम्म सब कहने का हक तुम्हारे पिता को है, तुमको नहीं। याद होगा वो बयान। जी तो जी देखिए, मैं थोड़ा इससे अलग हट के कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगले 5 साल के राजनीति में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में। 5 साल यदि बहुत हो नीतीश गया। कुमार, 5 साल बिल्कुल, सबसे अधिकतम होगा तो 5 साल, नहीं तो नहीं, 2 साल 3 साल भी यदि हो सकते हैं। नीतीश कुमार के छत्र छाया में जिस प्रकार से इससे पहले जब गठबंधन था और जातीय जनगणना और पिछड़ा अति पिछड़ा का जो मुद्दे को नीतीश कुमार ने उभारा था, उसमें तेजस्वी यादव का भी सहयोग था। यदि वह उसी मोमेंटम को नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ाते, आप देखिएगा जैसे ही जातीय जनगणना का बात हुआ, बीजेपी बिलबिला गई। तभी बीजेपी ने काउंटर में ये नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो। मतलब सेफ हो। जैसे ही राजनीतिक कास्ट का द्वेष मतलब कमंडल से मंडल की तरफ आता है, सामाजिक न्याय की तरफ आता है, बीजेपी का जो स्टेबिलिटी है वो हिलने लगती है। जैसे आप देखते होंगे जो छोटा मोटा सस्ता गाड़ी आता है, तो जैसे 60-70 के से ऊपर जाता है तो उसे गाड़ी हिलने लगती है। तो वही तो उस प्रयोग को वो अगले 5 साल तक डिप्टी सीएम बन के उस माहौल को बनाते, और जैसे नीतीश कुमार का राजनीति से मतलब एक तरह से रिटायरमेंट होता, उस स्पेस को तेजस्वी यादव भर सकते थे। सिर्फ आप एमवाई नहीं, बाकी पिछड़े समाज के आप पिछड़े समाज के बड़े नेता के रूप में तेजस्वी यादव का उभार होता। तो वो एक कहावत है ना कि जो लालू यादव कहते हैं ना कि कौन शादी होता है, कनपट्टी वाला जो डायलॉग बोलते हैं, हमको पूरा याद नहीं आ रहा है। हड़बड़ी की शादी हड़बड़ी जो के होता है, बियाह कौन कनपट्टी भर से नूर, संसद में बोले थे। कनपट्टी वर्सन, तो वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो हड़बड़ी में है कि तुरंत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जी। राजनीति में अच्छा धैर्य रखना पड़ता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये 5 साल है विधानसभा का, वो अगले 25 साल की राजनीति को, यानी 2030 से 2055 तक की राजनीति को तय करने जा रहा है। और स्वाभाविक है कि इन बिल्कुल 5 सालों में तेजस्वी यादव को रणनीतिक तरीके से चलना होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो। एक स्ट्रेट क्वेश्चन ऋषि जी आपके सामने, बिहार में तेजस्वी यादव को कौन सा परिसीमन सूट करेगा? मंडल वाला परिसीमन या कमंडल वाला परिसीमन? तो जैसा परिसीमन चाहिए वैसी सरकार चाहिए राज्य में। सच्चाई तो यही है। कौन सा परिसीमन तेजस्वी को सूट करेगा? थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। मंडल वाला करेगा तेजस्वी यादव। हम्म आज देखिए, तेजस्वी यादव यदि एमवाई में अति पिछड़ा को जोड़ लेते हैं तो तेजस्वी यादव को कोई हरा सकता है क्या? एमवाई में 37% अति पिछड़ा जोड़ लीजिए तो तेजस्वी यादव कोई हरा सकता है क्या? और तेजस्वी यादव अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जी अति पिछड़ा का नेता जो हो,
गैर यादव ओबीसी में भी जोड़ लीजिए, तो बाकी के नेता तो नीतीश कुमार ही एक तरह से है जी। और नीतीश कुमार के बाद कौन, आफ्टर नीतीश कुमार कौन, तेजस्वी यादव होते। आज देखिए मुझे आश्चर्य लग रहा है, जातीय जनगणना वाला मुद्दा कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं इस पे बोलते हैं, केंद्र सरकार पे क्यों नहीं दबाव बनाते हैं, चाचा पे क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं। मैंने कल मैं एक डिबेट में जेडीयू राजद के ऑफिशियल प्रवक्ता से पूछा कि भागलपुर से देर रात भागे भागे आप बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने चले आते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने तेजस्वी यादव का एक भी बयान बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं देखा। जिस प्रकार से पप्पू यादव एक्टिव है, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ विधानसभा का घेराव का मतलब घेराव कर रही है, एक साथ वो राज्यपाल के यहाँ जाके ज्ञापन दे रही है। और कांग्रेस लेफ्ट तो महागठबंधन का हिस्सा है, तो महागठबंधन का सबसे बड़ा ब्लॉक तो राजद है, राजद कहीं नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मैंने जो शुरू में कहा या आपने जो शुरू में कहा कि बातचीत चल रही है, उसी का परिणाम है कि जेडीयू आरजेडी जेडीयू के विरुद्ध उतना वोकल नहीं है, खासकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में या सरकार को घेरने के मामले में। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर या अन्य अपोजिशन के लोग जो हैं वोकल हैं सरकार को घेरने में, आप तेजस्वी यादव को देखिए, भागलपुर वाले एपिसोड को छोड़ देखिए, कभी उन्होंने बयान नहीं दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट था पर्दे के पीछे। बिल्कुल आपने सही कहा है, जो गृह विभाग का डेडलॉक है और तेजस्वी यादव का ये भूल है। यदि गृह विभाग को लेकर यदि वो इस प्रकार के रूठे हुए हैं तो अपने आने वाले भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी ऋषि जी, बिहार की राजनीति की विडंबना ये है कि 2005 और 10 में जनता दल यूनाइटेड पहले नंबर की पार्टी थी विधानसभा में, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। और अब तो लगता है कि अंतिम चुनाव नीतीश कुमार के कार्यकाल में, मतलब नीतीश कुमार के सक्रियता के साथ कार्यकाल में 2025 अंतिम चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारे दर्शकों को यह बताइए कि खरमास खत्म होने में 10 दिन बाकी है। आज 5 तारीख है, 15 तारीख को लोग दही चूड़ा खिचड़ी वगैरह सब खा लेंगे और खरमास उतर जाएगा। लालू जी तो संसद में बताते हैं कि खरमास उतर जाता है तो उसके बाद जाकर के शुभ मुहूर्त में इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर यहाँ इस्तीफा देने वाली बात नहीं है। ये हम जानना चाहते हैं कि ये गृह विभाग बनाम परिसीमन का रिस्क, इन दोनों के बीच तेजस्वी यादव की सियासी लाइन क्या खरमास के इस 10 दिनों में लालू यादव के साथ मिलकर खड़ी हो जाएगी, या लालू यादव के विरोध में जाकर लालू यादव की उनसे लंबी लकीर खींचते हुए तेजस्वी यादव अपने रुख पर और अडिग हो जाएंगे। 10 दिनों का ही खेल है ये खरमास का। अब देखिए, अब तेजस्वी यादव के मन में क्या है ये कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव मानेंगे या नहीं मानेंगे पिता, और एक तरह से लालू यादव ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, पूरा पार्टी का काम धाम वही देखते हैं। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि लालू यादव तेजस्वी यादव से अधिक चतुर नेता है। खुद मुख्यमंत्री कई बार रहे, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी धमक रही है, यूपीए 1 खासकर यूपीए 1 के समय में। तो समझना चाहिए। और कभी भी देखिए लालू यादव जब एक्टिव रहे हैं, अभी भी एक्टिव है, लेकिन जब पूर्ण रूप से एक्टिव थे कांग्रेस से दोस्ती थी, लेकिन कांग्रेस को पनपने नहीं दिया बिहार। हमेशा कांग्रेस को अपने जेब में रखा। तो ये बात समझना चाहिए कि यदि आप राजनीति में लंबे गेम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती। और यदि नीतीश कुमार इनके साथ आते हैं, और मैं अमित शाह जी के उस बयान से सहमत हूं जो उन्होंने 2018 में कहा था कि बिहार में 3 बड़े ब्लॉक हैं, जिसके साथ 2 ब्लॉक होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। आज भी वो फॉर्मूला, आज भी वो जो कॉम्बिनेशन है आज भी बिहार में प्रासंगिक है। नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा, नो डाउट। सामाजिक आधार के आधार पे यदि आप हम यही बात आपसे जानना चाह रहे हैं ना ऋषि जी, सबसे बड़ी पार्टी। जी हम यही बात आपसे जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए अगर तेजस्वी नहीं माने, भाजपा ने नीतीश कुमार को ही पलटा दिया। इस बार नीतीश कुमार दूसरों को पलटाते रहते हैं, भाजपा और राजद को।
भाजपा ने मान लीजिए शिंदे की तरह नीतीश कुमार को ही पलटा दिया, तब भी नीतीश कुमार का क्या बिगड़ेगा? नीतीश कुमार तो 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके, 6 बार सांसद रह चुके, 1985 से जो पारी शुरू हुई वो 2025 में खत्म भी हो जाएगी। तो 40 साल का करियर पूरे एकदम अनइंटरप्टेड 40 साल व्यवस्था का हिस्सा, ये मामूली तो है नहीं। बहुत कम लोगों को नसीब है बिल्कुल 40 साल का अनइंटरप्टेड करियर। 85 में एक बार बिल्कुल। नीतीश कुमार ने एंट्री मारी, 89 में जब टिकट मिला था तो नीतीश जी एक बार खुद कह रहे थे कि पहली बार लोकसभा का टिकट मांगने के लिए जब वो गए 89 में, तो कुछ लोग वो कह रहे थे अरे दुबला पतला है, उस समय बड़े दुबले पतले थे, ये एक लीवर का आदमी हम्म। कैसे एमपी बनेगा? और रामलखन सिंह एक यादव को लीवर हरा का। दिया था 89 में, वो खुद ही बोले थे हम्म कि एक दुबला पतला एक लीवर का आदमी कैसे एमपी बनेगा। लेकिन और आपको आश्चर्य होगा हम्म कि रामलखन सिंह यादव को हरा दिए थे 89 में 12 लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार। आप हम्म। शेरे बिहार कहे जाते थे, उनको हरा दिया था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बिगड़ेगा नीतीश कुमार को क्या है? उनका तो जो अंतिम चुनाव है पुराने परिसीमन से ही हो जाएगा 25 वाले। अब वो मुख्यमंत्री हाँ। बने तब उधर से या इधर से, नहीं बने तब, बने तो थोड़ा करियर लंबा खींच जाएगा, नहीं बने तो रविचंद्रन अश्विन की तरह अचानक संन्यास हो जाएगा। लेकिन रविचंद्रन अश्विन का भी संन्यास हुआ है तो 537 विकेट लेने के बाद हुआ है ना। कितने बॉलर है दुनिया में 500 विकेट लेने वाले? 10 भी नहीं है। हम्म खैर, हम्म। ये कह रहे हैं बिगड़ेगा तो मामला तेजस्वी यादव का। और मुझे कहीं ना हम्म कहीं लगता है, इस पर हम आपकी तवज्जो चाहेंगे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी यादव तो वोटर बने हैं पहली बार 2009 में, मतदाता। उनके हम्म मतदाता बनने के बाद तो कोई परिसीमन हुआ ही नहीं है। क्यों परिसीमन का महत्व समझेंगे? देखिए, जो परिसीमन नहीं देखा है वो परिसीमन का महत्व नहीं समझ सकता। अपने राजनीतिक होशो हवास में जो व्यक्ति डिलिमिटेशन के खेल को नहीं समझता है, शायद उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे तो समझ नहीं सकता है। हम लोग जब कॉलेज में थे और परिसीमन हो रहा था 2005, 6, 7 वाला, हम लोग को लगता था कि परिसीमन होता क्या है, हमें भी समझ में हम्म। नहीं आता था। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को जिद छोड़ देनी चाहिए? अगर ये जिद है तो, जिसकी चर्चा है, चाचा ने कंधे पर हाथ रख ही अब दिया राजभवन में सबके सामने। अब देखिए, अब सुनिए मेरी बात। देखिए, नीतीश कुमार, इतनी प्रासंगिकता नीतीश कुमार की है कि बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी, आज अमित शाह क्यों नहीं आए हैं हम्म पटना? आज अमित शाह क्यों नहीं आए हैं पटना? हम्म अमित शाह इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि अमित शाह, जैसे ही अमित शाह की पटना धरती पर आगमन होता, जो हम्म, कनक्लेव में दिए गए बयान पर चर्चा होता, और जी। अमित शाह अपने आप को, क्योंकि उस पर अमित शाह को रोल आउट करना है, और हम्म अमित शाह रोल आउट होते होते तो बीजेपी की कितनी बड़ी बेइज्जती होती। हम्म तो अमित शाह को ये ऊपर से निर्देश दिया गया था। ऊपर से निर्देश अमित शाह को कौन दे सकता है? आप जानते हैं, एक ही एक आदमी, ही आदमी नरेंद्र दे मोदी। सकते हैं। हाँ, तो पटना का जो कार्यक्रम है उसको टाला गया है ताकि नीतीश हम्म कुमार नाराज नहीं हो। ऐसा कोई बयान अमित शाह न दे। या पत्रकार हम्म सवाल तो करेंगे, अब पत्रकारों को हम्म, इग्नोर अमित शाह करते नहीं है, जवाब जरूर देते हैं। जी। और बीजेपी में भी दो लाइन है। अमित शाह चाहते हैं कि अब थोड़ा मतलब जो है जो खेल करने में एक्सपर्ट है वो करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी देखते हैं इस खेल के चक्कर में मेरा सरकार न गिर जाए। तो मैंने इसलिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेके लेके गया हूं। नीतीश कुमार इतने इंपॉर्टेंट है, ये बीजेपी समझती है, हम्म, राजद क्यों नहीं समझती? तेजस्वी यादव इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि लालू इस यादव तो चुनाव में समझते हैं। यदि आप, लालू यादव समझते हैं, मैं तेजस्वी यादव के, मतलब आज का जो राजद है वो तेजस्वी यादव का है, लालू यादव का नहीं है। हम्म लालू यादव गार्जियन की भूमिका में हम्म, है। घर में बड़ बुजुर्ग का सम्मान होता है, लेकिन निर्णय जो होता है घर का जो नया पीढ़ी है वही लेता है। मार्गदर्शक मंडल में है लालू यादव। मार्गदर्शक मंडल है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंस बीजेपी समझती है, तब जब बीजेपी गोल्डन एरा में है, तब जब आपके पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी है, तो आप क्यों हम्म, नहीं समझते हैं? और आप यदि चुनाव इस बार हारिएगा तो फिर कहां रहिएगा? अगले ऋषि 5 जी। साल आप अपोजिशन में, अगले, सुन लीजिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हम्म हूं। हम्म अगले 5 साल अपोजिशन में बैठ जाइएगा, आपको फिर छोड़ देगा बीजेपी। आपको आपकी पार्टी को कैसे तहस-नहस करेगा समझते हैं आप? हम्म खासकर गैर यादव ओबीसी वाले जो पिछड़े समाज से आने वाले जो विधायक होंगे, उनको तोड़ने में अमित शाह समय लगाएगा क्या? ऋषि जी, आपको एक घटना बताते हैं परिसीमन कैसे असर डालता है। गोपालगंज को सभी जानते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने अंदर खाने मित्रता कर सुरक्षित करवा दिया। कुछ पंचायतें इधर उधर की,
कुछ ब्लॉक इधर उधर किए, पता चला वो सुरक्षित हो गया। साधु यादव से बहुत परेशान थे लालू यादव। उन्होंने कहा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, अब टिकट नहीं मांगेगा। हम्म, अब आप जिस हम्म, शहर से आते हैं मुजफ्फरपुर में, वही का उदाहरण देता हूं। मुजफ्फरपुर शहर में पहले वैशाली लोकसभा पूरी तरह ग्रामीण थी, तो रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार जीतते थे। हम्म, और जैसे ही मुजफ्फरपुर शहर का ठीक ठाक इलाका, मतलब कायस्थ आबादी का एक ठीक ठाक इलाका, वैश्य आबादी का एक ठीक ठाक इलाका वैशाली लोकसभा सीट का हिस्सा बन गया। आप तो उसी शहर के हैं, आपको पता है शहर में कहां तक घुसा हुआ है वैशाली लोकसभा। है। उसके बाद से ताला बंद हो गया वैशाली लोकसभा सीट पर राजद का, लालटेन का तेल खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से घिसट के हम्म, 2009 में रघुवंश प्रसाद सिंह जीते, परिसीमन के बाद का पहला चुनाव, बहुत मुश्किल से जीते। हम्म, उसके बाद ताला बंद हो गया। हम्म, इस शहर है, हर 5 साल में 20,000 लोग आके बस जाते, 20,000 नए वोटर शहर में बस जाते हैं। तो अब ये स्थिति जो है, ये इसको तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं कि क्या है, किस तरह का खेला यहाँ पर हो रहा है। मधेपुरा लोकसभा, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, सहरसा मधेपुरा दोनों को खत्म करा दिया नीतीश कुमार के समय में हुए परिसीमन ने। और जब लोकसभा सीटें खत्म करा दी दोनों, तो 2 नई लोकसभा सीटें बनी, मधेपुरा और सुपौल। और यादव आबादी जो 5 लाख के आसपास थी, वो 3 लाख से ज्यादा कहीं नहीं है, न सुपौल में न मधेपुरा में। दोनों जगह अति पिछड़े की ठीक ठाक आबादी हो गई। तो एक सीट तो अति पिछड़ा के लिए बन ही गई, सुपौल की सीट। हम्म, नहीं तो है मधेपुरा ही और क्या। सहरसा दोनों में यादव एमपी होते थे। ठीक हम्म, इसी तरीके से अपनी सीट को खत्म करा दिया नीतीश कुमार ने। ललन सिंह के लिए दोस्ती देखिए, एकदम गंगा दियारा में, पटना शहर छोड़िए तो बख्तियारपुर से लेकर भागलपुर तक चले जाइए, इतनी लंबी लोकसभा लंबाई में आपको नहीं मिलेगी जो ललन सिंह के लिए बनाई गई। मुंगेर लोकसभा, आज जितना ललन सिंह भाजपा समर्थक बयान दे दे, लेकिन घूम फिरकर उनको भी पता है कि जहां नीतीश कुमार का साथ छोड़े और नीतीश लालू एक हुए, पता चला कि उनके उनके अनुकूल जो लोकसभा सीट बनी हुई है, वो लोकसभा सीट का अस्तित्व ही न गायब हो जाए, या वो सुरक्षित ना हो जाए। भाई नीतीश कुमार है, बहुत करीने से लालू यादव के शब्दों को उधार लेकर कहें तो पेट में दांत है। ये बात आप समझते हैं ना, मैं नहीं कह रहा मैं किसी के पेट में दांत है कि मुंह में दांत है, हम तो यही जानते हैं कि बायोलॉजिकली मुंह में दांत होता है। अब लालू जी कहते हैं मित्र हैं, भाई समान दोस्त हैं, कुछ भी कह देते हैं, गहरी कह दोस्ती सकते है हैं। तेजस्वी यादव और मनोज झा के शब्दों में, मीसा भारती के शब्दों में। खैर, अच्छा, अब जब ये सारी अभिषेक चीजें जी, तेजस्वी, आपसे कुछ जी, बोलिए बोलिए। तो नहीं, तो ये गहरी दोस्ती जब इतनी है इन लोगों की, भतीजा इस हम्म, दोस्ती को नहीं समझ पा रहा है क्या? हाँ देखो, यदि मैंने शुरू में ही कहा है कि इस प्रकार का डेडलॉक है, तो इस यादव भी बिहार की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म, और भविष्य को देखते हुए कुछ न कुछ कुर्बानी तो देना ही पड़ेगा। अभिषेक जी, एक जी, सवाल आपसे मेरा है, अभी मैं एंकर की भूमिका में आना चाहता हूं और आप तो आइए आइए। पत्रकार हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मांग है, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर धरना पे बैठे हैं, उनके जो कोई कोई वैन होता है जिसमें नहाते खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वैनिटी वैन, वैनिटी तो वैन। हाँ देखिए यार, हम शहरी, आप तो लुटियंस के पत्रकार हैं, जानते हैं सब। तो उसको लेकर जो विवाद बना है, उसको लेकर आपका क्या पक्ष है? मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्या पीके का जो स्टैंड है, या पीके ने जो बयान दिया है कल, हम्म, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं जी? देखिए, सभी इस पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट है, हम्म, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एफिनिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट की जो मांग है उस पर आयोग को रिजिड नहीं होना चाहिए। बीपीएससी की कार्यप्रणाली के बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो पूरे बिहार में सबकी आंखें खुल जाएं कि बीपीएससी किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन को बढ़ावा देती है, सांस्थानिक भ्रष्टाचार को। अब बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शनल कुछ साल पहले लाया गया था कि हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। हर एग्जाम में एबीसीडी 4 मिलते हैं, ये 5 दे रहे थे। और 5वां ऑप्शन जो था, ऑप्शन ई, वो जानते हैं क्या था? इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक 1 से अधिक। ये मजाक बना रखा है क्या? हर सवाल का 5वां ऑप्शन, नन ऑफ दीज ऑब्लिक मोर देन 1।
ये क्या है? मतलब ये स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल करके और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जिसको विवादित बना करके उसको ई ऑप्शन में डाल देते थे सब। इस संविधान का 9वां अनुसूची है क्या कि जिसको कोर्ट से बचाना है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिए। मतलब गजब ड्रामेबाजी बीपीएससी की थी। छात्रों का गुस्सा, मैं सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, बीपीएससी की पूरी कार्यप्रणाली संदिग्ध रही है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक स्तर से भ्रष्टाचार के लिए दबाव दिया जाता है, क्योंकि मेरे पास इसके सबूत नहीं है, लेकिन राजनेताओं के द्वारा और बिहार के मुख्यमंत्री जो बीपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, उनके भरोसे को तोड़ने का काम बिहार का की बीपीएससी कर रही है। और आश्चर्य यही है कि मुख्यमंत्री कोई अंगूठा छाप नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है। लेकिन दिक्कत यही है कि लोगों को कहते हैं कि आप तो सब जानबे करते हैं जी, आप नहीं जानते हैं जी कि बीपीएससी कैसे 5वां ऑप्शन देती है, आप नहीं जानते हैं जी कि कौन से क्वेश्चन को हटा देती है, किसका क्या आंसर देती है, आंसर की जारी करती है। तो बीपीएससी के भ्रष्टाचार को लेकर के लंबे समय से मामला उबल रहा था, तब जाकर स्टूडेंट सड़क पर आने पर मजबूर हुए। कायदे से उन्हें पहले आना चाहिए था। शांतिपूर्वक आंदोलन की इजाजत, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन और धरना प्रदर्शन की इजाजत हमारा संविधान देता है। तो खैर देखिए, बीपी प्रशांत किशोर की अपनी राजनीति है, वो धरना करें ना करें, वैनिटी वैन में जाएं, वैनिटी वैन में ना जाएं। कल एक पत्रकार के साथ जो उन्होंने बिहेव किया, वो निश्चित तौर पर निंदा के लायक है। लेकिन पत्रकार का सवाल भी देखिए, बीपीएससी का मुद्दा क्या है, उस पर कोई सवाल नहीं, वैनिटी वैन पर सवाल हो रहा है। हाँ, यही मेरा भी कहना था कि वो अब कहाँ हम नहाते हैं, कहाँ खाते हैं, ऋषि जी कहाँ को पीते बुलाए, हैं। नहीं, हम ऋषि जी मैं को अपना थोड़ा बुलाए पक्ष तेजस्वी मैं यादव थोड़ा की अपना राजनीति पक्ष पर रखना चर्चा चाहता के हूँ। लिए। एक मिनट, एक मिनट, हम ऋषि जी को बुलाए हाँ, तेजस्वी यादव पर चर्चा के लिए, और हम यहाँ आकर के चर्चा कैमरे पर शुरू करें कि ऋषि जी मोंटे कार्लो का स्वेटर क्यों पहने। ये तो निश्चित तौर पर कि या तो हम बहुत बड़े मूर्ख या देखिए, बहुत बड़े मैं भी नालायक हैं वही हम। कहना चाह रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने जो धन अर्जित की है वो अपने मेहनत या जो चुनाव उनाव करवाते थे उन, तो बेचारे अब हम्म कहाँ खाए, क्या खाए, ना कहाँ नहाए, कहाँ बैठे। ये मुद्दा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मांगे हैं वो बड़ा मुद्दा है। हम्म मुख्यमंत्री से यदि छात्र मिलना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलेंगे? इसी जनता हम्म द्वारा दिए गए वोट द्वारा आप चुने गए हैं। इसी जनता हम्म ने आपको सिंहासन दिया है, इसी जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। उसमें युवाओं का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम्म आप अपने ही छात्रों से क्यों नहीं बात करेंगे? अपने ही छात्रों को आप पिटवाएंगे? मैं तो पटना हम्म डीएम को कहना चाहता हूं कि आपने एक छात्र को सरेआम थप्पड़ मार दिया, और आपने हम्म जो तर्क दिया वो क्या तर्क सही था? कि आप थप्पड़ मार देंगे? आपको कौन सा कानून ये हक देता है कि किसी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे छात्र को आप थप्पड़ मार देंगे? आप डीएम है हम्म। तो बड़ा लाट साहब हो गए। लोकतंत्र है नहीं, बिहार में, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, और लोकतंत्र जी पाटलिपुत्रा के धरती पे यदि छात्र आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी बातों को आपको सुनना होगा। जी ये नीतीश कुमार, लालू यादव छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। यदि छात्रों के दर्द मर्म को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम्म और डीएम लाट साहब हो गए कि किसी को थप्पड़ मार दीजिएगा आप। जी ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आते हैं, समय बेहद कम है। खरमास 15 चलिए। तारीख को खत्म हो रहा है दही चूड़ा के साथ, और 15 तारीख से के बाद 16, 17, 18 ये 3 दिन पटना में बहुत राजनीतिक तौर पर हंगामेदार रहने की चर्चा है। राहुल गांधी संविधान बचाओ सम्मेलन करने आ रहे हैं, ऐसी चर्चा है। 18 को ही मौर्या होटल में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू यादव ने बुला ली है, और चर्चा है कि 16, 17 को मनोहर लाल खट्टर भाजपा का संगठनात्मक चुनाव कराने आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि अमित शाह का कार्यक्रम भी तय कर दिया जाए इस दरमियान, जो चर्चा मैंने आज सुनी है। क्या लगता है, 15 तारीख के पहले ये गृह विभाग और परिसीमन में से एक के महत्व को समझ जाएंगे तेजस्वी यादव, या 15 तारीख समझना के ही बाद चाहिए, के लिए, या उसके बाद के लिए असली सियासत इन 3 दिनों में होगी, 16, 17, 18 में? समझना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। आने वाले भविष्य सुनहरा हो तेजस्वी यादव जी, तो परिसीमन का खेल को आपको समझना होगा। और हम्म गृह विभाग पे जो आप अड़े हुए हैं,
वो मोह छोड़ना होगा, हम्म। क्योंकि नीतीश कुमार का जो रोल है और महत्व है, ये समझने की जरूरत है। और जी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार के राजनीति में चूड़ा दही का जो खेल होता है, ये 14-15 जनवरी का जो खेल होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हर बार इसी पीरियड में जो है ये खेला वेला होता है बिहार में। बंगाल से जो खेला शुरू हुआ था वो बिहार में अब तक खेला ही हो रहा है। अब देखिए, इंतजार कीजिए 14 के बाद कौन सा खेला होता है और कौन सा जी। लीला होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कौन सा खेला और कौन सा लीला होता है, लेकिन खेला और लीला के बीच में एक तरफ तेजस्वी यादव को डीएमएसपी की कमान चाहिए, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो दूसरी तरफ लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए जो चिंता का विषय है कि परिसीमन ऐसा न हो जाए कि नीतीश कुमार ऐतिहासिक रूप से बिहार में निंदा का कारण बन जाए कि जाते जाते भारतीय जनता पार्टी के हवाले करके बिहार को चले गए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खोल के चले गए जो नवीन पटनायक ने खोल दिया उड़ीसा में। ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार के सामने है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। लालू यादव तो चीजों को समझ गए हैं। अब उसके आगे की सियासत चूंकि तेजस्वी यादव की है, और लालू यादव की चिंता खुद की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की ही है, किसी और की नहीं है। प्रशांत किशोर गलत नहीं बोलते, बाकी चीजों पर आप सहमत असहमत हो सकते हैं, एक बात पर तो सहमत होना होगा, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू यादव बहुत अच्छे पिता हैं, अपने पुत्र के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि सियासत में चलना और सियासत में उड़ने की कोशिश करना, ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। चलना जरूरी होता है, उड़ने की कोशिश करने के बाद यही होता है कि 414 लोकसभा सीट सहानुभूति के सहारे आती है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर युग, कंप्यूटर की बात किसानों के बीच में जाकर समय से पहले करना, काम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया राजीव गांधी ने, लेकिन कंप्यूटर को खेत के किसानों के बीच भाषण का हिस्सा बनाना और सियासत के दांव पेच को ना समझना 414 से 196 पर लाके कांग्रेस को पटक देता है। तेजस्वी यादव को समझना होगा कि 2006-7 के परिसीमन के बाद अपने बूते राष्ट्रीय जनता दल चिराग मॉडल के सहारे ही 75 पहुंच पाया, अन्यथा 22 की नौबत आ गई थी। तो अब जो परिसीमन कहीं हुआ और भाजपा ने अपने मनोनुकूल करा लिया, तो फिर तय मानिए, राजनीतिक विश्लेषकों का तो ऐसा मानना है परिसीमन एक ऐसी चीज है जो 1/3 सीटों पर संभावनाओं को बढ़ा देती है, कम से कम 1/3 सीटों पर, 243 में कम से कम 80 सीटों पर संभावनाओं को बढ़ा देती है। तो संभावनाओं को बढ़ाने और घटाने के खेल में 80 सीटों तक पहुंचने की ही तो राजनीति बिहार में सभी कर रहे हैं। तो 80 पर पहुंचने की राजनीति और 80 पर खेल बिगाड़ने की राजनीति, यही तो परिसीमन का मूल मंत्र है। देखते जाइए होता क्या है। सियासत और इतिहास दोनों बड़ा क्रूर निर्णायक होते हैं, और इस क्रूर निर्णायक के दौर में अच्छे से अच्छा पॉलिटिकल करियर काल चक्र की भेंट चढ़ गया, सियासत में नक्कार खाने की तूती की तरह किनारे हो गया। तो अब देखते हैं नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर फिनिश होता है, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब होती है, या तेजस्वी यादव का सब्र और धैर्य तेजस्वी यादव को वहां पहुंचा पाता है जहां अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश में पहुंच गए थे। आज के लिए इतना ही। ऋषि जी, आपने समय निकाला, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।